हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म हमने देखा कि क्या होता है। अब हमें इस वीडियो में सीखना है कि कैसे उस वेक्टर फॉर्म को हम किस तरह के प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे ताकि वो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकें। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे देखिए एक बेसिक प्रॉब्लम उठाया है, पहले आप उसको समझिए और फिर उस तरह का स्टैंडर्ड प्रॉब्लम या फिर ऐसे प्रॉब्लम जिसमें हमें वेक्टर फॉर्म यूज करना है और उसको हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ देखिए बच्चों, मैंने प्रॉब्लम लिख रखा है, फाइंड आउट द फोर्स ऑन 5 कूलम्ब चार्ज एट 6,8 ड्यू टू -2 कूलम्ब चार्ज एट 3,4। मीन्स एक 5 कूलम्ब का चार्ज है जिसका पोजीशन दे रखा है 6,8 पे। उस पे आपको नेट फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ड्यू टू -2 कूलम्ब चार्ज जो कि 3,4 पे पोजीशन पे रखा हुआ है। तो यहाँ देखिए मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम अपना लिया एक्स वाई, और 5 कूलम्ब है 6,8 पे और -2 कूलम्ब है 3,4 पे, दोनों का कोऑर्डिनेट लिख लिया। अब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कैसे आप फाइंड आउट करोगे। तो आप दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले आप ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लीजिए, और इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वही दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा। तो आइए करते हैं प्रॉब्लम को। तो हमें यूज करना है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया कि k q1 q2 बाई आर क्यूब और इंटू वेक्टर r, और ये जो r है वो इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो आइए सबसे पहले तो हम निकालते हैं r क्या होगा। तो बच्चों देखिए, आपको फोर्स किस पे कैलकुलेट करना है, 5 कूलम्ब पे कैलकुलेट करना है आपको। तो ये हो जाएगा r, आया समझ में। तो r अगर ये होगा तो ये बनेगा 2 और ये बनेगा 1। भाई फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, R2 माइनस R1 होता है, आपको याद होगा। तो ये बन गया फाइनल और ये बन गया इनिशियल। तो इस r को आप कैसे निकालोगे। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा है R2 माइनस R1। तो ये R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6i प्लस 8j, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3i प्लस 4j। अब सब्ट्रैक्ट किया तो 3i प्लस 4j आ गया, और इसका मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर लिया, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये आप वेक्टर में सीखे हो। ये वैल्यू आ गई 5। अब इन सारी वैल्यूज़ को हमने इस फार्मूले में पुट कर दिया। तो यहाँ एक चीज़ मैं फिर से बताना चाहूँगा आपको कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ में Q1 Q2 विथ साइन के साथ यूज करते हैं। तो आप देख रहे हैं ये जो सपोज ये Q1 है, Q1 क्या है -2 कूलम्ब है, तो -2 और Q2 5 डिवाइडेड बाई 5 का क्यूब इंटू वेक्टर r। तो ये देखिए ये वैल्यू आ गई। सोचिए बच्चों, अगर आप ये माइनस नहीं लेते, सपोज आप विदाउट साइन चलते, तो क्या होता, ये डायरेक्शन इसका क्या आता 3i प्लस 4j। भाई ये जो फोर्स का डायरेक्शन है वो 3i प्लस 4j का डायरेक्शन आता। 3i प्लस 4j मीन्स r के डायरेक्शन में आता, इधर आता। और जबकि ये क्या है नेगेटिव और पॉजिटिव है, तो फोर्स का डायरेक्शन इधर होना चाहिए, अट्रैक्शन होना चाहिए। ये देखिए ये मैंने बनाया इधर डायरेक्शन होना चाहिए। इसका मतलब अगर आप बिना साइन के साथ चलेंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ देखिए जब मैंने साइन लिया है तो ये नेगेटिव क्या शो कर रहा है कि जो वेक्टर r है उसके अपोजिट में ये फोर्स होना चाहिए। तो सही बात है भी, उसके अपोजिट में आ रहा है, फार्मूले से भी आ रहा है और वास्तव में वैसा होगा भी, डायरेक्शन अपोजिट टू द r। तो ये तो बेसिक प्रॉब्लम था, आपने यहाँ पे देखा मैंने कैसे इसको सॉल्व किया। अब एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम उठाते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ कि प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम में दिया है आपको, ये देखिए क्यूब दिया हुआ है और उस क्यूब का साइड 1 मीटर है, और क्यूब के सारे कॉर्नर पे Q चार्ज प्लेस्ड किया गया है। अब क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं 8 कॉर्नर होते हैं, तो 8 कॉर्नर पे Q चार्ज प्लेस्ड किया गया है। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ये जो कॉर्नर नंबर 6 पे चार्ज रखा है उस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है ड्यू टू अदर चार्जेस। भाई इसके अलावा कितने चार्ज बचेंगे 7, तो इन 7 चार्ज के कारण इस पे फोर्स कितना लग रहा है ये आपको कैलकुलेट करना है।
तो सबसे पहले तो इस पे कौन कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है सातों के कारण, उसका मैग्नीट्यूड हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके डायरेक्शन को हमें प्रेडिक्ट करना होगा, तभी आप कैलकुलेट कर पाओगे नेट फोर्स। तो बच्चों देखो, अब तक जो प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया उसमें आपने ऐसा सिस्टम लिया जिसमें किसी चार्ज पे जो फोर्स आया वो एक ही प्लेन में आता था। एक ही प्लेन इन द सेंस उस पर जो लगने वाला फोर्स था उसको आप अपनी कॉपी पे इजीली आप ड्रॉ कर सकते थे, और फिर आपने वेक्टर के कॉन्सेप्ट से उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लिया। लेकिन बच्चों ये ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ पे जिस चार्ज पे आपको नेट फोर्स निकालना है उस चार्ज पे जितने भी फोर्स आएंगे वो एक प्लेन में नहीं आएंगे। कोई हो सकता है कि कॉपी के प्लेन में आए और कोई हो सकता है कि कॉपी के अलावा किसी और प्लेन में आए। तो अब यहाँ पे एक्चुअली ये प्रॉब्लम 3D का प्रॉब्लम है। भाई क्यूब क्या है, 3D शेप है। तो अब यहाँ पे डायरेक्शन को, फोर्स की डायरेक्शन को इमेजिन करना, फोर्स की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा अगर आप पुराने वाले मेथड को यूज करें इसमें। तो भाई आप सोचिए ना, ये जो 8 वाला है वो 6 पे किधर फोर्स लगा रहा है, वो ऐसे लगाएगा फोर्स, ये इधर लगाएगा, तो सारे फोर्स आप कॉपी पे ड्रॉ नहीं कर सकते हो। कुछ कॉपी के इस वाले प्लेन में आएंगे, इधर वाले प्लेन में आएंगे। तो सोचिए ना, इमेजिन करना कितना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बच्चों जब भी इस तरीके का प्रॉब्लम आए तो उस तरीके के प्रॉब्लम में हमें कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म इस्तेमाल करना है। और ये किस तरीके का प्रॉब्लम है, 3D प्रॉब्लम, इसको 3D प्रॉब्लम बोलते हैं। मीन्स कभी भी फोर्स कैलकुलेट करने के लिए आए किसी चार्ज पे और उस चार्ज पे बहुत सारे फोर्स लगे हैं और वो सारे फोर्स एक प्लेन में अगर नहीं हैं तो फिर आप उसको वेक्टर फॉर्म से सॉल्व करोगे। तो बच्चों वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ इसीलिए बताया जाता है ताकि इस तरीके के प्रॉब्लम को आप इजीली सॉल्व कर सको। इस तरीके का प्रॉब्लम जो हमारा ऑर्डिनरी मेथड होता था Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर स्केलर फॉर्म, उससे सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और क्योंकि मैंने आपको रीज़न बताया क्यों मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फोर्स जो है यहाँ पे कई प्लेन में आ रहा है और उन फोर्स के डायरेक्शन को इमेजिन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस निकालना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि भैया वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ से हम यूज करेंगे। ठीक, इतना तो डिसाइड हो गया कि भाई ये 3D प्रॉब्लम है, इसलिए ये वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ यूज होगा। ये बात मैं आपको आखिरी में लिखवा दूंगा। अब भाई 3D प्रॉब्लम है तो जाहिर सी बात है कि वेक्टर फॉर्म हम यूज करेंगे। अब वेक्टर फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आता है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम निकालते कैसे हैं, अगर सारे चार्ज का हमें कोऑर्डिनेट पता हो तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने में बड़ी आसानी होगी, जैसा कि आपने वो जो मैंने बेसिक प्रॉब्लम अभी कुछ देर पहले उठाया था उसमें आपने देखा। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए हमें सबका कोऑर्डिनेट चाहिए, तो अगर सबका कोऑर्डिनेट चाहिए तो हमें इस क्यूब को अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पे प्लेस्ड करना पड़ेगा। तो अब जब कोऑर्डिनेट सिस्टम पे प्लेस्ड करोगे तो कैसे प्लेस्ड करोगे, भाई इसको कैसे प्लेस करना है वो हमारे हाथ में है। तो जो चीज़ आपके हाथ में है वो आप ऐसा करोगे कि चीज़ें आसान हो जाए। मींस इसको अगर आपको प्लेस्ड करना है कोऑर्डिनेट सिस्टम पे तो ऐसे प्लेस्ड करेंगे कि कैलकुलेशन इजी हो जाए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना इजी हो जाए, डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करना इजी हो जाए। तो बच्चों देखिए, अगर सपोज आपने, जैसे मान लीजिए ये क्यूब है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, और मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ ले लिया ऐसे, तो सोचिए ना इन सब का कोऑर्डिनेट लिखना कितना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपने ओरिजिन यहाँ लिया कोऑर्डिनेट सिस्टम का तो सोचिए ये डिस्टेंस, ये इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट लिखना काफ़ी मुश्किल हो जाता बच्चों। तो अब ये चीज़ आपके हाथ में है कि कहाँ रखना है, तो हमने डिसाइड किया कि यार क्यों ना हम ये जो कॉर्नर 1 है इसको हम ओरिजिन बनाएं। तो मैंने इस क्यूब को देखिए उठाया और इसको हमने अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पे रख दिया। कैसे रखा कि 1 कॉर्नर जो है वो ओरिजिन बन जाए। ये देखिए, बनाने को आप 8 को भी ओरिजिन बना सकते थे, 5 को भी बना सकते थे, 7 को भी बना सकते थे, 2 को भी बना सकते थे, बट
वन को ओरिजिन बनाना बाकी को ओरिजिन बनाने के कंपैरिजन में ज़्यादा इजी होगा। कोऑर्डिनेट लिखना हर एक कॉर्नर का ज़्यादा आसान होगा आपके लिए। और देखिए बच्चों, ये चीज़ आता है प्रैक्टिस करने से। आप जितना प्रैक्टिस करोगे 3D प्रॉब्लम का, आप खुद ही इमेजिन कर लोगे कि हाँ भाई फला चीज़ को हमें ओरिजिन बनाना है। तो इसका कोई देखिए हार्ड एंड फास्ट मेथड नहीं है, ये पूरा एक्सपीरियंस बेस्ड है। मुझे एक्सपीरियंस है इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, इसलिए मैंने सोच लिया कि भैया वन को ओरिजिन बनाना है। तो आप भी कर सकते हो, बट उसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो वन को मैंने ओरिजिन बना दिया, तो ये देखिए हमारा क्यूब जो है वो ऐसे फिट हो गया कोऑर्डिनेट पे। अब इन 8 कॉर्नर का सबसे पहले तो हम कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है हमें, तो सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट लिखते हैं। अब कोऑर्डिनेट लिखना भी थोड़ा सा आपके लिए देखिए मुश्किल हो सकता है कि आप कर लो, लेकिन जिन लोगों के लिए मुश्किल लग रहा है उसको मैं सिखा रहा हूँ कैसे कोऑर्डिनेट लिखेंगे। वन में तो कोई शक ही नहीं है, 0 0 0। 2 कहाँ है भाई? यहाँ पे है। तो 2 देखिए सिर्फ एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस है, ना वाई है और ना जेड एक्सिस पे है। तो 2 का क्या हो जाएगा? 1, 0, 0। भाई ये 3D है ना, तो अब तीनों कोऑर्डिनेट आपको लिखना पड़ेगा, एक्स वाई जेड। आइए 3 पे। 3 कहाँ है भाई? ये है। तो 3 का क्या होगा? ये देखिए एक्स में भी है और इधर भी डिस्टेंस है। ओरिजिन से देखिए इसका डिस्टेंस किधर आ रहा है, एक्स में भी आ रहा है और जेड में भी आ रहा है, ऊपर नहीं गया, वाई में नहीं गया है। इसीलिए 3 के लिए सिर्फ एक्स और जेड कोऑर्डिनेट आएगा, वाई नहीं आएगा। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए, ये जो 3 वाला पॉइंट है वो किस प्लेन में है? तो ध्यान से देखिए, जेड एक्स प्लेन में है। एक्चुअली ये जो जेड एक्सिस है वो ऐसे है, तो जो 3 है वो यहाँ पे है। मीन्स किस प्लेन में है? इस वाले प्लेन में है, जेड एक्स प्लेन में है। तो जेड एक्स प्लेन में है तो जेड कोऑर्डिनेट आएगा और एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, वाई नहीं आएगा। तो देखिए 3 वाले में क्या आया? इधर 1 और इधर 1, तो 1 1 और वाई का 0 आया है। 4 वाले का बहुत आसान, सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट, तो 0 0 1। 5 वाला देखिए कहाँ है? 5, ये देखिए 5 है। तो किस प्लेन में है? ये देखिए इस प्लेन में है। और ये कौन सा प्लेन है? वाई जेड प्लेन है। तो वाई जेड प्लेन है तो सिर्फ वाई और जेड कोऑर्डिनेट आएगा। तो देखिए वाई और जेड कोऑर्डिनेट आया, एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया है। 6 वाले को ज़रा देखिए, तो 6 वाला देखिए इस वाले प्लेन में भी है और इस प्लेन में भी। आप देखिए ना, 6 इधर से भी गया है, एक्स डिस्टेंस इधर भी आया है, मीन्स एक्स में भी है, वाई में भी है, सॉरी एक्स में भी है, जेड में भी है और ऊपर है तो वाई में भी है। इसका मतलब इसके लिए तीनों कोऑर्डिनेट आएगा। तो देखिए तो 1 1 1, ठीक है। 7 पे आइए। 7 जो है वाई एक्स प्लेन में है तो वाई और एक्स में आएगा 1 1 और बाकी 0 हो जाएगा। 8 वाले को देखिए, 8 कहाँ है भाई? ये है 8। तो 8 में सिर्फ वाई है तो वाई वाला आएगा, बाकी दोनों 0 हो जाएगा। अब निकालना किस पे है? निकालना हमें किस पे है? 6 पे निकालना है। तो 6 को हमने अलग कर लिया। अब 6 का कोऑर्डिनेट कितना है? 1 1 1। अब फोर्स ड्यू टू 1, सबसे पहले 1 के कारण निकालते हैं। तो इसको लिखेंगे ऐसे, F61, फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 1। तो देखिए जब आप फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 1 निकालेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा? R2 माइनस R1। तो R2 माइनस R1 आप कैसे निकालोगे? इसका पहले आप लिख लीजिए वेक्टर, या फिर ऐसे कर लीजिए, इसके x में से इसको x को माइनस कीजिए। अरे भाई यहाँ मैं आपको समझा दे रहा हूँ अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो। जैसे अगर मैं R2 की बात करूँ तो ये क्या होगा? x2i प्लस y2j प्लस z2k। और अगर R1 है x1y y1j और z1k। तो बताइए तो R2 माइनस R1 कितना होगा? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो x2 माइनस x1 का i कैप प्लस y2 माइनस y1 का j कैप प्लस z2 माइनस z1 का k कैप। तो ऐसे कर लीजिए आप। तो ये तो R2 सबके लिए बनेगा क्योंकि इसी पे फोर्स निकालना है। अब बाकी कोऑर्डिनेट को आप सब्ट्रैक्ट करते जाइए। तो 1 का 6 जो आएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसका नाम हमने रख दिया R61। तो देखिए R61 मैंने निकाला, x2 माइनस x1, 1 माइनस 0, y2 माइनस y1
और Z2 माइनस Z1 और आई जे के तो आएगा। तो ये देखिए ये आ गया आई प्लस जे प्लस के। अब इसको फार्मूले में रखिए तो हमें निकालना है F61 का वेक्टर रूप। और बच्चों ये देखो, चलिए करते हैं के Q1 Q2, तो Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, तो R जो है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। तो आप सोचिए ना इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, यहाँ देखिए इसका देखिए मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 का क्यूब और यहाँ पे वेक्टर आई प्लस जे प्लस के, इसी का मैग्नीट्यूड का क्यूब होता है ना यहाँ पे। तो देखिए ये आ गया। चलिए अब जरा आप निकालिए F62, मतलब फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 2, तो के क्यू स्क्वायर तो आएगा। आइए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखते हैं, तो R62 देखिए तो क्या हो जाएगा भाई, R62 क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे R62 को देखिए, ये देखिए ये है ना 6 और ये 2 है, तो 1 माइनस 1 आई कैप, 1 माइनस 0 जे कैप, 1 माइनस 0 के कैप। तो ये देखिए 1 माइनस 1 गायब हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, ये दोनों बस बचेगा, मीन्स जे और के बचेगा। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, चलिए यहाँ पे लिख ही दे रहा हूँ वरना आपको समझ में नहीं आएगा, मैं इसको लिख ही दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 आई कैप प्लस 1 माइनस 0 जे कैप प्लस 1 माइनस 0 के कैप। तो ये हो जाएगा बच्चों जे प्लस के कैप। तो F62 की वैल्यू क्या आ जाएगी, के क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे वेक्टर को रखिए और इसके मैग्नीट्यूड का क्यूब कर दीजिए, तो इसका मैग्नीट्यूड √2 हो जाएगा क्यूब। ऐसे ही बताइए R63, तो सबसे पहले इसके लिए हमें R63 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना पड़ेगा। अब 63 का देखिए तो कोऑर्डिनेट क्या है, बताइए 63 क्या होगा, यहाँ देखिए 1 माइनस 1, 1 माइनस 0 और 1 माइनस 1, तो ये मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। तो देखिए x वाला 1 माइनस 1 होगा 0 हो जाएगा और z वाला 0 हो जाएगा, सिर्फ y वाला बचेगा, मीन्स 1 इंटू जे कैप बचेगा, मीन्स सिर्फ जे कैप बचेगा। तो बताइए X63 कितना आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई, यहाँ पे वेक्टर लिख दीजिए और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1, इसका क्यूब लिख लीजिए। ऐसे F64 निकालिए, तो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई, आइए वाले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखते हैं, 64, तो ये देखिए 1 माइनस 1, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 और ये 0 हो जाएगा 1 माइनस 1, मीन्स के नहीं आएगा, सिर्फ आई और जे आएगा। तो आई प्लस जे और यहाँ पे √2 का क्यूब। चलिए 5 निकालते हैं, के क्यू स्क्वायर 5 वाले में से निकालिए, तो ये देखिए 1 माइनस 0 1 आएगा और वाई जे कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ आई आएगा और यहाँ आई का मैग्नीट्यूड का क्यूब। ये देखिए F67 निकालिए, तो के क्यू स्क्वायर लिख ही लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ आपको देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से क्या पता चल रहा है, डिस्टेंस भी पता चल जा रहा है, इसलिए वेक्टर फॉर्म इजी हो जा है इसके, इस तरह के क्वेश्चन के लिए। चलिए ये देखिए, तो 6-7 में देखिए एक्स वाई 0 हो जाएगा, सिर्फ के बचेगा, तो यहाँ पे लिखते हैं हम के और इसका मैग्नीट्यूड का क्यूब। अब आखिरी वाला लिखिए 6-8, तो देखिए इसमें से आपको इसको माइनस करना है, तो देखिए y वाला कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, 1 माइनस 0 1 हो जाएगा और ये y वाला 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा i और k। तो यहाँ पे हो गया बच्चों i प्लस k और यहाँ पे इसके मैग्नीट्यूड √2 का क्यूब। अब क्या करेंगे आप, इन सारे इसको ये इन सबको जोड़ दीजिए, मीन्स अगर आपको एफनेट निकालना है, एफनेट अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे आप, F61 प्लस F62 प्लस F63, 64,
6 5 6 7 और 6 8, ये देखिए सबको जोड़ दिया मैंने। तो अब जब आप सबको जोड़ोगे तो इसमें देखिए क्या कॉमन हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर तो कॉमन हो जाएगा, ठीक। और 6 1 में क्या आ जाएगा, ये देखिए आई प्लस जे प्लस के बाई रूट 3 का क्यूब। और 6 2 में ये है ना 6 2, तो जे प्लस के रूट 2 का क्यूब। और ऐसे ही सबको लिखते जाइए, यही नेट फोर्स की वैल्यू हो जाएगी। इसको अंदर वाले को आप सॉल्व कर लीजिएगा, आई वाले को एक साथ जोड़ लीजिएगा, के वाले को एक साथ, और जे वाले को एक साथ जोड़ लीजिएगा, वही नेट फोर्स की वैल्यू हो जाएगी। तो बच्चों आपने देखा कि ये प्रॉब्लम कैसे मैंने सॉल्व किया। भाई कुछ लोग तो देख के ही डर जाएंगे कि यार ये 3D वाला प्रॉब्लम, ये क्यूब वाला प्रॉब्लम कैसे होगा। तो आपने देखा कि इस तरह के प्रॉब्लम को हमने वेक्टर फॉर्म से कितने ईजिली तरीके से सॉल्व कर दिया। बस आपको ध्यान देना है कि ओरिजिन किसको बनाना है, और आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखने आना चाहिए, और कोऑर्डिनेट लिखने आना चाहिए। कोऑर्डिनेट अगर आपने लिख दिया तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकलना तो बहुत आसान है। तो किसको ओरिजिन बनाना है, और ओरिजिन बना देंगे तो कोऑर्डिनेट आप कैसे लिखेंगे, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो मैंने बताया आपको कि कोऑर्डिनेट किसको बनाना है और वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ कब यूज करेंगे, इसको आप स्क्रीन को, वीडियो को पॉज करके ये चीज़ लिख लीजिए। ये देखिए मैंने लिखा है, इफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन 3D देन वी शुड यूज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, इसको आप लिख लीजिए। और फॉर दिस वी यूज 3 एक्सिस सिस्टम एंड टेक ओरिजिन इन सच मैनर दैट कैलकुलेशन बिकम ईजी। आपको ओरिजिन को ऐसे मैनर में लेना है कि कैलकुलेशन आपका क्या हो जाए, ईजी हो जाए। तो आई होप दैट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम, 3D प्रॉब्लम आप बुक से प्रैक्टिस कर लेना, नहीं आएगा तो डाउट पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।